नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल। आज यहाँ पर हम लोग 11वीं क्लास के एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में तीसरा अध्याय जो कि अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम। आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने जो है इसके पहले जो 2 अध्याय थे उनमें हमने क्या पढ़ा, तो उसको ब्रीफ में समझना यहाँ जरूरी है। तो हमारा जो पहला अध्याय है इस पुस्तक का, जिसका नाम है भारत स्थिति, वहाँ पर हमने भारत की जो है स्थिति देखी, ग्लोब पर क्या उसका अवस्थिति है, और विश्व के संदर्भ में भारत का हमने लोकेशन देखा, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा भारत का। और इसके अलावा हमने उसमें पड़ोसी देशों की भी, कौन कौन से देशों के साथ हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, इसका भी हमने वहाँ अध्ययन किया था। और इसके बाद दूसरा अध्याय जो था, हालांकि कोविड-19 के कारण जो 30% सिलेबस को कम किया गया है, तो उसमें इस चैप्टर को भी इस साल यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन चूँकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान जो दूसरा अध्याय है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप आगे आने वाले टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में इसकी चर्चा करेंगे। और जो हमारी अवस्थिति है पृथ्वी पर, भारत की जो अवस्थिति है, तो वो कुछ बहुत ही विशेष है, बहुत विशिष्ट है। इसकी जो संरचना है और जो भू आकृति है, यानी इसका जो फिजियोग्राफी है भारत का, उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में विशाल हिमालय है जो कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैला हुआ है, और उसके नीचे आगे बढ़ेंगे तो उत्तर का बृहद मैदान है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और विश्व की सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ मैदानों में से एक है। और उसके दक्षिण में दक्कन का पठार है, और एक थार का मरुस्थल है मैदान के पश्चिम में। और तटवर्ती इलाकों में, यानी कि जो हमारे 9 राज्य तट के सहारे हैं, उसके सहारे सक्रिय तटीय मैदानी पट्टी का भी निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हमारी इस फिजियोग्राफी की जो संरचना है, जो भू आकृति है, कुछ इस तरीके से है। और इसके अलावा जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, इनमें 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह भी हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप बहुत महत्वपूर्ण जो है द्वीपीय समूह हैं। तो इनका भी अध्ययन दूसरे चैप्टर में किया जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को हम फिजियोग्राफी को समझ लेंगे, तो जो हमारा तीसरा अध्याय है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो फिजियोग्राफी है भारत की, वो उसका निर्माण कुछ चट्टानी संरचना से हुआ है। और चट्टानी संरचना जो है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक नदियों के उद्गम के बारे में नहीं समझ सकते हैं। भाई देखिए, दक्षिण भारत का जो हमारा पठारी भाग है, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्राचीन है। हमारे इस जो भूखंड है, हमारी इस पूरे पृथ्वी की अगर बात करें, तो पृथ्वी के भी जो है प्राचीनतम भूखंडों में से एक है हमारा दक्कन का पठारी क्षेत्र जो है। तो इस तरीके से उसकी इन सारे जो है व्यवस्थाओं पर, भूआकृतिक व्यवस्थाओं पर नदियों का उद्गम कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा, अध्ययन का जो हमारा मुख्य विषय है इस टॉपिक, इस अध्याय में, तो वो रहेगा अपवाह। देखेंगे हम लोग यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया का भी अध्ययन करेंगे। फिर जल संभर और नदी दौड़ी, इन दोनों के बीच जो है हम लोग वाटर शेड और रिवर बेसिन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और अपवाह द्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जल विभाजक रेखा यानी वाटर डिवाइड लाइन जो है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। और इसके अलावा साथ साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 12मासी यानी सतत वाहिनी नदियाँ और जो अल्पकालिक नदियाँ हैं, असतत वाहिनी नदियाँ हैं, उनका भी हम यहाँ पर ब्रीफ में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे इस टॉपिक का मुख्य जो विषय है वो रहेगा जो है अपवाह
भारत में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है। और इसके अलावा हम लोग और देखेंगे यहाँ पर मुख्य अपवाह प्रतिरूप जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसको भी हम लोग ब्रीफ में यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए हमारा जो अपवाह है, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अपवाह क्या है। अपवाह जो है इसका इंग्लिश में इसे ड्रेनेज कहते हैं। भाई ड्रेनेज शब्द आते ही आपके दिमाग में एक जो है चित्र उभर करके आता होगा, जो हमारी कॉलोनियों में, हमारे जो है गाँव में जो एक नालियों वाली जो व्यवस्था है, यानी बरसात का पानी या घरों का पानी जो है बह करके उनके माध्यम से किसी बड़े नाले में और बड़े नाले से किसी नदी में जाता है। ड्रेनेज को हम वहाँ से समझ सकते हैं कि जो है जिस तरीके से हमारे घरों का पानी इकट्ठा होकर के नालियों के माध्यम से जो है नालों में पहुँचता है, तो ऐसे ही प्राकृतिक व्यवस्था भी, जो ईश्वर ने भी इसी तरीके से प्राकृतिक व्यवस्था बनाई थी ड्रेनेज की, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जो है एक निश्चित धरातल के झुकाव को जो है उसके झुकाव के का अनुसरण करते हुए और जल जो है प्रवाह करते हुए नदियों के रूप में और सागर तक, महासागर तक पहुंच जाए। तो ये पूरी व्यवस्था जो है अपवाह कहलाती है। और अब ये इसमें नदियों में जो अपवाह बनता है, जल बहता हुआ जल जो अपवाह के रूप में एक निर्धारित जलमार्ग के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है, जिसे हम नदी कहते हैं, तो इस नदी में आखिर जल आता कहाँ से है? तो ये जल वर्षा के रूप में धरातल पर बूंदों के रूप में जल जब आता है, तो ये जल इकट्ठा होकर के छोटी छोटी जो है नालियों के रूप में, रिल्स, गलीज, इसके माध्यम से जो है छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में एक जो है स्वरूप का निर्माण करता है, बहता हुआ अपने ढाल के एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए, निर्धारित ढाल के मार्ग का अनुसरण करते हुए, और पानी बहने लगता है, जल बहने लगता है। तो ये वह नदी यानी अपवाह यही चीज है, बहते निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए बहते हुए जल को अपवाह कहते हैं। अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र में जो है जलमार्गों का एक जाल, नेटवर्क दिखाई देता है। अपवाह तो एक जो है निर्धारित जलमार्ग हो गया जहाँ से जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन अगर किसी एक क्षेत्र की बात करें और उस क्षेत्र में जो है तमाम प्रकार के ऐसे अपवाह दिखाई दे रहे हों और उनका एक संजाल दिखाई दे रहा हो, तो यही संजाल अर्थात यही जाल जो है अपवाहों का क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है। अब दूसरे टर्म्स की अगर हम बात करें तो जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया। देखिए कैचमेंट एरिया, हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं ना, तो उसमें देखा होगा कि कैच करने के लिए क्या करते हैं, हाथ ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से हाथ का जो है कैच बॉल को कैच करने के लिए ऐसे जो है आकृति में हाथ को करते हैं। तो वहीं से जो है हमारा शब्द कैचमेंट बनता है। कैचमेंट मतलब जल का जो प्रवाह है, नदी जो है जी किसी विशेष क्षेत्र में जो है जल बह करके और जब अपने जल को बहा करके लाती है नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से, तो वही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया कहलाता है। भाई काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो सकता है कैचमेंट एरिया, छोटा भी हो सकता है। जल का प्रवाह जो है एक छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है, बड़े क्षेत्र में भी हो सकता है। तो जहाँ तक जो है किसी एक अपवाह का, किसी एक ड्रेनेज का कैचमेंट एरिया होगा, तो वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, वहाँ से जल को ग्रहण करता है। कहने का मतलब जल जो है जिस पैटर्न से, जिस स्वरूप से नदी ग्रहण करती है, तो उस पूरे क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जल संभर, वाटर शेड इसको इंग्लिश में कहते हैं। छोटी छोटी नदियां और नालों का जो अपवाह क्षेत्र होता है, जो उसका कैचमेंट एरिया होता है छोटी छोटी नदियों और नालों का, तो उसको जल संभर कहा जाता है, वाटर शेड कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो नदी द्रोणी है या फिर रिवर बेसिन इंग्लिश में जिसको इसको कहते हैं, तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं या फिर रिवर बेसिन कहते हैं। भाई रिवर बेसिन, यहाँ बेसिन शब्द आपने जो है देखा होगा आपके घरों में जो किचन होते हैं, या फिर आप जहाँ पर सवेरे सो उठ करके मंजन करते हैं, तो एक बेसिन होता है, उसमें जो है नल की टोटी लगी होती है, कुछ इस तरीके से छिछली बेसिन होता है। तो उसमें नल का जो है जल गिरता है और वो एक पाइप के माध्यम से उसमें इकट्ठा होकर के चला जाता है। तो कुछ उसी तरीके से धरातलीय बेसिन होते हैं।
ठीक है, और उस बेसिन में जो है नदियाँ अपने जल को ग्रहण करती हुई चलती हैं। तो इस तरीके से यानी बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, नदी द्रोणी या फिर रिवर बेसिन कहलाता है। और अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अपवाह द्रोणी कुछ इससे बड़ा, रिवर बेसिन से भी कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है। ड्रेनेज बेसिन इसको कहते हैं, अपवाह बेसिन, अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो एक नदी और उसकी कई सहायक नदियां जब किसी क्षेत्र से अपवाहित होती हैं तो वो पूरे अपवाह द्रोणी का निर्माण करती हैं, एक बड़े से ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करती हैं। तो वो अपवाह बेसिन होता है, अपवाह द्रोणी होता है। ठीक है, और जल विभाजक रेखा की अगर बात करें तो जल विभाजक रेखा एक दो प्रकार के जो है अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली रेखा होती है। अगर हम भारत में एक बड़े जल विभाजक रेखा की बात करें जो कि हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के पैटर्न को अलग करती हैं, तो ये हमारा शुरू होता है जो है दिल्ली के कटक से। इस रेखा को अगर मिलाएं तो देखिए आप, दिल्ली का कटक हो गया, दिल्ली का रिज हो गया, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो ये अरावली श्रेणी है, फिर उससे आगे जो है बढ़ते हैं तो सह्याद्री सिस्टम जो हमारा पश्चिमी घाट है वो पूरा जो है डिवाइड करता है पूरब की तरफ बहने वाली नदियों को पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों से। तो इस तरीके से ये भारत का बृहद जल विभाजक रेखा है। ठीक है, तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को क्या करती हैं, उनको डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है जल विभाजक रेखा हो गया, इसी को जो है वाटर डिवाइड लाइन या फिर जल विभाजक रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नदियों के जो है उनके नदियों के प्रवाह के नियति के आधार पर देखें तो नदियां दो प्रकार की होती हैं। यानी एक नदी ऐसी होती है जिसमें 12 महीने जल का प्रवाह बना रहता है, तो उसको हम 12मासी नदी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें पूरे वर्ष जल जो है उसका प्रवाह बना रहता है, जल का प्रवाह होता रहता है। तो ये 12मासी नदियां होती हैं, इसीलिए इसको सतत वाहिनी नदी कहते हैं। और दूसरी नदी की अगर बात करें तो एक अल्पकालिक नदी होती है, जो कि अल्पकालिक नदी नाम से ही मतलब है कि कुछ समय के लिए इसमें जल का जो है प्रवाह रहेगा और उसके बाद कुछ समय तक के लिए इसमें जल सूख जाता है, प्रवाह खत्म हो जाता है। तो इसको असतत वाहिनी नदियां भी कहा जाता है। अब अगर दोनों के उद्गम स्रोतों की बात करें तो भाई सतत वाहिनी नदी या फिर 12मासी नदी को जल कहाँ से मिलेगा, तो इसको जल भाई वर्षा तो भारत की अगर बात करें तो भारत में 12 महीने तो वर्षा होती नहीं, मानसून काल में ही सिर्फ मात्र 4 महीनों में वर्षा होती है। तो अब बाकी के महीने में तो इतनी वर्षा होती नहीं, छिटपुट वर्षा होती है, तो फिर नदी में जल 12 महीने कैसे बना रहेगा। तो ऐसे नदियों को जल जो है हिमानी से मिलती है, जहाँ जिनका स्रोत हिमानी होता है, हिमखंड होते हैं, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की बात करें जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, हिमानी हैं, वहाँ से जिन नदियों का उद्गम है, जिनका स्रोत है, उनमें जल 12 महीने बना रहता है। और जो अल्पकालिक नदियाँ हैं उसमें वर्षाकालीन नदियाँ आती हैं, उनको जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, वर्षा से होती है। तो ऐसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की तरफ की नदियाँ ज़्यादातर इसी प्रकार से है, अल्पकालिक नदियाँ हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो है अल्पकालिक होती, बड़ी नदियों का कैचमेंट एरिया बड़ा होता है तो उसमें जल प्रवाह बना रहता है अक्सर, लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ दक्षिण भारत की हैं उनमें प्रवाह जो है 12 महीने नहीं रहता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें भारत में जो मुख्य अपवाह प्रतिरूप है, ड्रेनेज पैटर्न है, भाई एक पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न का मतलब होता है एक जो व्यवस्था है, नदियों ने जो व्यवस्था बना रखी है। मतलब अगर हम एरियल सर्वेक्षण करें, हवाई सर्वेक्षण करें किसी एक कैचमेंट एरिया का, किसी जलग्रहण क्षेत्र का, तो हमको वहाँ पर जो है एक विचित्र प्रकार की आकृति जो है दिखाई देगी, नदियों द्वारा बनाए गए। तो उस आकृति है, जो वो पूरा जो सिस्टम दिखाई देता है, तो उसको पैटर्न कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। अपवाह का प्रारूप या प्रतिरूप पैटर्न कहते हैं। तो वैसे तो पैटर्न कई हैं, लेकिन भारत में अगर पैटर्न, नदियों के पैटर्न की बात करें तो 4 प्रकार के पैटर्न दिखाई देते हैं। एक है आपका वृक्षाकार अपवाह पैटर्न, जिसको डेंड्रिटिक
भी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है अरीय या फिर अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जिसको रेडियल या फिर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, और तीसरा है जालीनुमा या फिर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, और चौथा है अभिकेंद्रीय या फिर सेंट्रीपिटल या फिर अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं प्रतिरूपों को भी। वृक्षाकार प्रतिरूप की अगर बात करें तो वृक्षाकार प्रतिरूप जो है, आप अगर देखें सूखे वृक्ष को देखिए, एक बड़े पुराने सूखे वृक्ष जिसकी पत्तियां झड़ गई हों, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें कई प्रकार की शाखाएं जो है निकली हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो पैटर्न दिखाई देता है नदियों का, तो उसको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरूप ज़्यादातर आपको उत्तरी मैदान में दिखाई देंगे। जो हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार के वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप दिखाई देंगे। और दूसरे अगर अरीय प्रतिरूप की बात करें, अरीय प्रतिरूप को अपकेंद्रीय प्रतिरूप भी कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप अपकेंद्रीय भी कहा जाता है, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पर क्या होता है कि जो है पर्वतीय क्षेत्र पे जब चारों तरफ से नदियों की जो है धाराएं निकलती हैं किसी ऐसे ऊंची चोटी से, तो चारों तरफ प्रवाह होता है जल का, चारों दिशाओं में प्रवाह होता है, तो उससे क्या होता है कि ढाल के सहारे चारों तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वहां पर एक रेडियल व्यवस्था दिखाई देती है, अपकेंद्रीय, यानी कि एक सेंटर से बाहर की तरफ प्रवाह होता है नदियों का, तो इसे अरीय या फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इस प्रकार का पैटर्न आपको जो है अमरकंटक वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा जालीनुमा की अगर बात करें, इसका नाम ही है जालीनुमा, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेलिस पैटर्न का निर्माण होता है। इसमें मुख्य नदियां जो होती हैं, वो मुख्य नदियां एक दूसरे के सहारे समानांतर बहती हैं। मान लेते हैं 2-3 नदियां हैं समानांतर ऐसे बहती चली जा रही हैं, और फिर जो उनकी सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां समकोण पर आकर के मिलती हैं, तो इस प्रकार की जालीनुमा संरचना का निर्माण होता है। तो इसको जालीनुमा या ट्रेलिस पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रकार की नदियों का पैटर्न मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत के जो है पूर्व उत्तर में या फिर हिमालय क्षेत्र में दिखाई देता है। और चौथी अगर पैटर्न की बात करें तो अपकेंद्रीय पैटर्न है या सेंट्रीपिटल पैटर्न इसको कहते हैं। तो इसमें वहां पर हमने अपकेंद्रीय देखा था, जो दूसरा वाला हमने देखा था, यहाँ पर अभिकेंद्रीय है, सेंट्रीपिटल है, यानी चारों दिशाओं से नदियां निकल कर किसी ऊंचे क्षेत्र से, चारों दिशाओं से नदियां निकल कर किसी गर्त में या किसी झील में आकर के जो है विसर्जित होती हैं, अपना जल विसर्जन करती हैं अपने जल का। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप या फिर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे प्रतिरूप को कहा जाता है। और इस प्रकार के प्रतिरूप मुख्य रूप से आपको थार के मरुस्थल में दिखाई देंगे। वहां पर नदियां जो है आकर के और झील में या किसी जो है दलदल में लुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक है हमारा भारत के अपवाह तंत्र, इसका वर्गीकरण देखते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें जो है इसके कई आधार हैं वर्गीकरण करने के। तो पहला आधार जो है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। तो चूंकि हमारे भारत की ऐसी जो है व्यवस्था है, ऐसी बनावट है कि जो दक्षिणी हिस्सा है वो दो तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम साइड में अरब सागर है। तो समुद्र के जल विसर्जन यानी नदियां जिस सागर में जाकर विसर्जित करती हैं, तो उसके आधार पर 2 अपवाह क्षेत्र बनते हैं। एक अरब सागर का अपवाह क्षेत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। अरब सागर के अपवाह क्षेत्र में जो नदियां अपना जल विसर्जन करती हैं, उनमें सिंधु नदी है, नर्मदा है, ताप्ती नदी है, माही है, साबरमती नदी है, बैतरणी नदी है, पेरियार नदी है। इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में ले जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ऐसे जो कुल अपवाह क्षेत्र है, तो ऐसे लगभग 23% अपवाह क्षेत्र का जल जो है अरब सागर में जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में लगभग 77%, 77% जो है पूरे भारत के पूरे अपवाह क्षेत्र का 77% जल ले जाकर के अपवाह तंत्र अपने जल को कहाँ विसर्जित करती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य नदियां हैं अपना जल विसर्जित करती हैं अपने वितरिकाओं के साथ में, तो उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारी नदियां ले जाकर के अपने जल को वहाँ
बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जल संभर क्षेत्र या नदी द्रोणी के आकार के आधार पर, तो इसको हम 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। बृहद नदी द्रोणी क्षेत्र, दूसरा मध्यम नदी द्रोणी, तीसरा लघु नदी द्रोणी। तो बृहद द्रोणी के क्षेत्र में, इस कैटेगरी में जो नदियों का जो अपवाह क्षेत्र आता है उसमें जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है, इनका कैचमेंट एरिया जो है, इनका अपवाह क्षेत्र होता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है, तो इस कैटेगरी में आते हैं, बृहद द्रोणी में आते हैं। और इसमें भारत के 14 अपवाह क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कितने आते हैं, 14। इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियां जो है इस बृहद द्रोणी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और मध्यम द्रोणी की अगर बात करें तो इसमें 2000 से लेकर के और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की जो है कैचमेंट एरिया वाले नदियों को रखा जाता है, जिसमें भारत के लगभग 44 नदियों का क्षेत्र आता है, अपवाह क्षेत्र आता है। इसमें आपका कालिंदी है, पेरियार है, मेघना है, इन सब नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र रखा जाता है जो मध्यम श्रेणी में आती है। तीसरा है आपका लघु द्रोणी। अगर लघु द्रोणी की बात करें तो ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर से इनका जो है अपवाह क्षेत्र छोटा होता है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, छोटा होता है। तो और ये ऐसे अपवाह क्षेत्र जो है भारत में बहुत हैं। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पर इस प्रकार की नदियों का आविर्भाव होता है, तो उनका कैचमेंट एरिया कम होता है, छोटा होता है। तो बाकी बची हुई जितनी भी नदियाँ हैं वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। अगला है हमारा उद्गम की प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये हमारे जो इस चैप्टर के अध्ययन का जो मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, वो इसी आधार पर नदियों के जो है कैटेगराइज श्रेणीकरण करके नदियों का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें हम लोग हिमालय के अपवाह तंत्र को देखेंगे और उसके बाद में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इसके आगे जो उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अब तक सीखा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या क्या अध्ययन किया, तो उसमें मैंने अपवाह का अध्ययन किया, अपवाह तंत्र, और इसके अलावा जल ग्रहण क्षेत्र का अध्ययन किया, जल संभर और जो है नदी द्रोणी का अध्ययन किया, अपवाह द्रोणी का अध्ययन किया, जल विभाजक रेखा क्या है इसका भी अध्ययन किया, फिर 12मासी नदियां और अल्पकालिक नदियों के बारे में अध्ययन किया, और मुख्य अपवाह प्रतिरूप जो है ड्रेनेज पैटर्न है जो 4 प्रकार के बनते हैं, उसका भी यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया। और फिर भारत के अपवाह तंत्र का एक वर्गीकरण का बृहद स्वरूप देखा। ठीक है, और इसके बाद में हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अध्ययन आगे करेंगे हम लोग। तो अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में बनते हैं जो बहुविकल्पीय हैं, मल्टीपल चॉइस वाले हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, उत्तरी मैदान की नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, दूसरा है अरीय अपवाह प्रतिरूप, तीसरा है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, और चौथा ऑप्शन है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर इसका उत्तर कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, नदियां भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग डैश डैश प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक सही ऑप्शन को भरना है डैश डैश वाले क्षेत्र एरिया में। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 23%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 77% और चौथा ऑप्शन है 80%। ठीक है, और 2 प्रश्न जो है छोटे हैं, 50 शब्दों के हैं लगभग। तो उसमें पहला प्रश्न है, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट करें। और एक लगभग 150 शब्दों का एक प्रश्न है, भारत के अपवाह तंत्र का एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करें। जो हमने अभी वर्गीकरण देखा है तो उस वर्गीकरण को आप यहाँ पर जो है एक टेबल के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक में, इस अध्याय में अपवाह तंत्र में हम लोगों ने
यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सीखा। इसी के साथ जय हिंद।